हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लोग देखेंगे इस वीडियो में जो प्रश्नावली 4.2 के जो क्वेश्चन नंबर छूटे हुए हैं उन्हें हम आज सॉल्व करेंगे इसमें। तो चलिए देखते हैं। हम लोगों ने पिछले वीडियो में जो क्वेश्चनों को सॉल्व किया था वो क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व कर लिया था। आज हम इसमें देखेंगे जो हमारे दो क्वेश्चन शेष है 5 और 6 को। ठीक है दोस्तों, स्क्रीन के नीचे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 5। मैं क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ा रहा हूं, आप लोग स्क्रीन के नीचे से देख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यानी जो समकोण त्रिभुज है उसकी जो ऊंचाई है उसको बोल रहा है कि वो 7 सेंटीमीटर कम है। किससे? आधार से। आधार से 7 सेंटीमीटर कम है क्या? ऊंचाई। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। मतलब आधार और ऊंचाई हमें ज्ञात करने के लिए बोल रहा है और कर्ण को बता दिया है कि वो 13 है। साथ ही साथ एक कंडीशन ये भी बता दिया कि त्रिभुज जो है वो समकोण है और दूसरी कंडीशन ये बताया कि जो ऊंचाई है वो आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। ठीक है, तो चलिए पहले समझते हैं क्वेश्चन को, उसके बाद सॉल्व करेंगे। देखिए मान लिया जाए कि हमने ये एक समकोण त्रिभुज बना दिया। ठीक है, ये हमने क्या बनाया, थोड़ा सा इधर बना लेते हैं। ये हमने बनाया एक समकोण त्रिभुज। यदि आप समकोण त्रिभुज नहीं जानते हैं तो देखिए मैं बता रहा हूं समकोण त्रिभुज क्या होता है। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का हो वो कहलाता है समकोण त्रिभुज। इसका डिजाइन कुछ इस तरह से दिखता है। ये वाला कोण 90 अंश होता है। ठीक है, ये वाला कोण क्या हो जाएगा? 90 अंश। इसका नाम दे देते हैं, ये है ए और ये है बी और ये है सी। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश हो वो क्या कहलाता है? समकोण त्रिभुज कहलाता है। और जो समकोण के सामने वाली भुजा दिखती है उसे बोला जाता है कर्ण। क्या बोलते हैं? कर्ण। समकोण के सामने वाली जो भुजा होती है उसे कर्ण बोलते हैं। बाकी इस वाली भुजा को आप आधार बोल सकते हैं, इस भुजा को लंब बोल सकते हैं या ऊंचाई बोल सकते हैं। ठीक है, या आप चाहो तो इसको आप ऊंचाई बोल दीजिए, इसको आप आधार बोल दीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये दोनों बदलते बदलते रहते हैं। ठीक है, खाली ये फिक्स होता है, कर्ण जो होता है वो फिक्स होता है कि 90 अंश के जो सामने होता है ये वो कर्ण होता है। तो ये इसे हम अभी इसमें कंसीडर कर रहे हैं ऊंचाई। ठीक है, हमसे बोल रहा है कि जो ये आधार है इसे हम आधार मान लेते हैं। इसे क्या कह देते हैं? ये नीचे वाला जो है ये आधार है। ठीक है, और इसे हमने बोल दिया ये है ऊंचाई। ठीक है, ये ऊंचाई हो गई, ये कर्ण हो गया, ये आधार हो गया और ये ऊंचाई हो गई। ये वाली ऊंचाई है, ये वाला आधार है और ये वाला कर्ण है। ठीक है, तो इसमें कहा गया है कि जो आधार है यानी कि ऊंचाई को बोला है ऊंचाई जो है आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यानी कि जो भी आधार होगा उसमें 7 सेंटीमीटर यदि आप घटा देंगे तो ऊंचाई आपको मिल जाएगी, ऐसा क्वेश्चन में कहा गया है। तो यदि हम आधार को मान लें, यदि हम क्या करें, आधार को मान लें कि ये x सेंटीमीटर है और x सेंटीमीटर में 7 घटा दें तो हमको मिल जाएगा कि ऊंचाई क्या है। ठीक है, और कर्ण का जो मान है वो कितना दे रखा है, इसे दिया है इसका मान 13 सेंटीमीटर। कर्ण की वैल्यू कितना दिया है? 13 सेंटीमीटर। यदि हम ये मान लेते हैं कि इस आधार की जो लंबाई है वो कितनी है? x सेंटीमीटर है, तो हमें ऊंचाई क्या मिलेगी? x माइनस 7। क्या हो जाएगी? तो हमें ऊंचाई मिल जाएगी x माइनस, इसे सही से लिख देते हैं थोड़ा सा, x माइनस 7 सेंटीमीटर, ये हमें मिल जाएगी ऊंचाई। तो हमें तीनों का मान अब पता चल चुका है। अब क्या करेंगे? अब देखिए एक समकोण त्रिभुज का एक प्रमेय होती है जिसे बोलते हैं पाइथागोरस की प्रमेय। पाइथागोरस की प्रमेय क्या कहती है कि यदि कोई समकोण त्रिभुज होगा तो उसमें जो कर्ण का स्क्वायर होता है वो लंब के स्क्वायर और प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। यानी कि इसमें आप कर्ण देखेंगे तो आपको AC नजर आ रहा होगा, AC कर्ण है। यदि आप इसका स्क्वायर कर दें तो ये बराबर हो जाता है आधार की स्क्वायर, आधार आपको AB नजर आ रहा होगा, AB का स्क्वायर। ठीक है, और प्लस में जो BC का स्क्वायर यानी कि ऊंचाई का स्क्वायर या लंब का स्क्वायर बोल दीजिए, दोनों बातें।
तो ये पाइथागोरस की प्रमेय होती है, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के। तो इसमें हम यही फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद देखेंगे इसका क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यह है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, मान लेते हैं कि माना आधार की लंबाई, माना आधार की लंबाई बराबर x सेंटीमीटर। अगर आधार की लंबाई हमने मान लिया ये x सेंटीमीटर है, मैंने आपको क्वेश्चन समझा दिया पहले, इसलिए हमारी ऊंचाई क्या हो जाएगी, इसलिए ऊंचाई बराबर x माइनस 7 सेंटीमीटर, और कर्ण हमको पहले से 13 सेंटीमीटर दे ही रखा है। ठीक है, यहां पे लिख देंगे पाइथागोरस की प्रमेय से। क्या लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब हम क्या करना है, AC का मान रखना है, AB का मान रखना है और BC का मान रखना है। अगर आप AC का मान देखेंगे तो आपको 13 दिखेगा, क्या कर देंगे 13 का स्क्वायर बराबर AB की जगह x है यानी x का स्क्वायर प्लस BC की जगह क्या है x माइनस 7, यह है BC और BC की जगह है x माइनस 7, तो इसका स्क्वायर। अब देखिए 13 का अगर आप स्क्वायर करेंगे तो 169 आ जाएगा, x का स्क्वायर x का स्क्वायर रहेगा। इसे आप तोड़ेंगे a माइनस बी के होल स्क्वायर से। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है देख लीजिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। जहां देखिए यहाँ पे a की जगह यहाँ पे x है और b की जगह 7 है, जहां जहां a आएगा वहां पे x रख देंगे, जहां जहां b आएगा वहां 7 रख देंगे। तो पहले है a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर हो जाएगा, उसके बाद प्लस है देखिए यहाँ से, उसके बाद b का स्क्वायर है, b की जगह 7 है यानी 7 का स्क्वायर कर देंगे, उसके बाद माइनस सूत्र में लिखा हुआ है 2 सूत्र में ही है गुणे, x a की जगह x रख देंगे और b की जगह 7 रख देंगे। अब इसे सॉल्व करते हैं, देखिए 169 बराबर x का स्क्वायर x का स्क्वायर x का स्क्वायर, ये दोनों जुड़ जाएंगे तो क्या आ जाएगा 2x का स्क्वायर, 7 सता 49 हो जाएगा, माइनस 7 दूनी 14 और x के साथ हो जाएगा 14x। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इस पूरी को इधर उठा लाते हैं, इसको उधर भेज देते हैं। 2x स्क्वायर प्लस का 49 माइनस 14x बराबर का 169। अब देखिए इस संख्या को भी इधर लाते हैं, 2x स्क्वायर, इसको पहले लिख देंगे 14x प्लस का 49 माइनस का 169 बराबर का 0। ठीक है, अभी देखिए इसे थोड़ा सा इरेज करेंगे हम लोग, इसे मैं समझा दिया, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसे हटाते हैं। ठीक है, इसे समझा दिया था, अब स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए इसके बाद इससे आगे सॉल्व करते हैं। देखिए यदि आप यहाँ देखेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 169 में से 49 को आपको घटाना है। यहाँ पे है 2x स्क्वायर और माइनस का 14x, इसमें से घटा देंगे तो 9 में से 9 चला जाएगा तो 0 आ जाएगा, 6 में से 4 जाएगा तो 2 आ जाएगा और यहाँ 1 आ जाएगा माइनस का, क्योंकि ये बड़ा है और इसका चिन्ह है बराबर का 0। यदि आप ध्यान से देखेंगे तो 2 इसमें से भी कॉमन, टोटल में से आपको 2 मिल जाएगा। ठीक है, तो 2 आप क्या कर सकते हैं कॉमन, तो एक्स स्क्वायर 2 से भाग देंगे 14 में कितनी बार जाएगा 7 बार जाएगा, तो यहाँ पे 7 आ जाएगा। 2 से भाग देंगे इसको 120 में तो 60 आ जाएगा। ठीक है, बराबर का 0। जब आप इस 2 को उधर भेज देंगे तो वो 0 हो जाएगा, यानी टोटल हमारे पास कितना बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस का 60 बराबर का 0। देखिए अब क्या करना है, इसके आगे कोई संख्या नहीं बची है,
अब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं गुणनखंड विधि से। यहाँ पे है 60, यहाँ पे चिन्ह है घटाने का और यहाँ है 7, यानी 60 को ऐसे दो खंडों में तोड़ना है कि घटाने पर 7 आ जाए और गुणा करने पर 60 आ जाए। घटाने पर 7 और गुणा करने पर 60, ठीक है। तो 60 का थोड़ा सा खंड कर लीजिए, उसके बाद ढूंढेंगे उसी में से। देखिए 2 से काटेंगे तो 30 बार जाएगा, 30 आ जाएगा। 2 से काटेंगे फिर 15 आएगा, फिर 3 से काटिए और फिर लास्ट में 5 से काट दो। देखिए घटाने पर हमको 7 लाना है, गुणा कराने पर क्या लाना है हमको, 60, ठीक है। 5 से 15 कर दे और 15 चौको 60। यदि 15 में से आप घटाएंगे 4 को तो नहीं आएगा, ठीक है। 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 में से अगर 5 घटा देंगे तो 7 5 12 होता है, आ जाएगा। यानी इसके खंड हमारे क्या बन गए, 12 गुणे 5 करेंगे तो 60 आ जाएगा। 12 गुणे 5 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा। और 12 में से 5 को घटा देंगे तो 7 आ जाएगा। इसका खंड आया 12 और 5। तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस, इसको लिख देंगे 12 माइनस 5 और ये वाला एक्स यहाँ माइनस का 60 बराबर का 0। अब इसको देखिए एक्स स्क्वायर माइनस का 12, एक्स भी साथ में हो जाएगा, एक्स माइनस का माइनस के साथ प्लस 5 का एक्स के साथ 5x माइनस का 60 बराबर का 0। इन दोनों में आपको x कॉमन मिलेगा तो x माइनस 12 इसका शेष बच जाएगा। यहाँ से प्लस 5 कॉमन ले लीजिए तो x माइनस 12 यहाँ आ जाएगा बराबर का 0। दोनों में मैच कर रहा है तो x माइनस 12 ये आ जाएगा, दूसरे में x प्लस 5 आ जाएगा बराबर का 0। यहाँ से x माइनस 12 को आप 0 के बराबर रखेंगे और x प्लस 5 को भी 0 के बराबर रखेंगे। यहाँ x की वैल्यू 12 आएगी और यहाँ से x की वैल्यू माइनस का 5 आएगी। ये वाली जो वैल्यू होगी वो संभव नहीं होगी। क्या नहीं होगी, संभव नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं संभव, इसका क्या कारण है, संभव ये इसलिए नहीं है क्योंकि किसी भी त्रिभुज की भुजा जो होती है वो हमेशा धनात्मक होती है, वो ऋणात्मक हो ही नहीं सकती। यदि आपसे कोई कहे कि एक त्रिभुज की भुजा मापिए तो आप क्या बताएंगे कि -5 है, ऐसा नहीं होता है। जो दूरी होती है या जो लंबाई होती है वो हमेशा प्लस में ही आती है, यानी धनात्मक ही आती है। और यहाँ पे x की वैल्यू -5 इसीलिए संभव नहीं है क्योंकि भुजा की जो लंबाई होगी वो कभी भी माइनस में नहीं आ सकती है, ठीक है। तो यदि हम यहाँ देखें अपना आंसर फाइनली तो क्या हो जाएगा, भुजाएं क्या हो जाएंगी, देखिए भाई भुजाएं जो हमारी त्रिभुज की भुजाएं मिलेंगी, देखिए x की वैल्यू 12 आ गई, या यूं कर सकते हैं, देखिए x की जगह 12 है, 12 में से 7 घटा देंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 5 और 1 आ गई थी 12 और 1 तो दे ही रखा था 13, यानी कि पहली भुजा 5, दूसरी भुजा 12 और तीसरी भुजा 13, ठीक है। ये कैसे आ गया था 5, देखिए यहाँ x की वैल्यू अगर आप 12 रख देंगे, 12 में से 7 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा और x का मान 12 आ ही चुका है और एक वैल्यू आपको दे ही रखा था। तो ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। स्क्रीन के नीचे क्वेश्चन आ रहा होगा, आप उसे देख सकते हैं, मैं क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ। कह रहा है एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है, ठीक है दोस्तों। एक व्यक्ति है जो धंधा करने वाला है, बर्तन बनाने का काम करता है। वो कह रहा है कि एक दिन कुछ बर्तनों का निर्माण करता है वो, ठीक है। और एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत, यानी कि एक बर्तन को बनाने में जो लगा खर्च रुपए में, उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के जो दुगने से 3 अधिक थी, ठीक है। यदि उस दिन कुल निर्माण लागत 90 रुपए थी तो निर्मित बर्तनों की और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। देखिए ध्यान से क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कोई व्यक्ति है जो बर्तन बनाने का काम करता है और एक विशेष दिन उसने देखा कि उसने जितने बर्तन बनाए, ठीक है, मान लीजिए कि उसने x बर्तन बनाए, ठीक है, एक विशेष दिन की ये बात कर रहा है, ठीक है। मान लीजिए उसने x बर्तन बनाए, ठीक है, उस दिन। तो कह रहा है कि उस दिन जितने बर्तन बनाए गए तो उस दिन निर्माण जो बर्तनों की संख्या है उसमें यदि
जो है दुगुना कर दिया जाए, उसका क्या कर दिया जाए, दोगुना, दोगुना करके और उसमें 3 जोड़ दें, दोगुना करके क्या कर दें, 3 जोड़ दें, तो आ जाता है एक बर्तन को बनाने में लगी कीमत। ध्यान से समझिएगा, फिर से समझाता हूं। देखिए, कह रहा है कि कोई व्यक्ति है जो बर्तन बनाने का काम करता है और उसने एक विशेष दिन यह पाया कि जितना उसने बर्तन बनाया उस दिन, जितना उसने बर्तन बनाया, उस बर्तन जितना बनाया उसका दोगुना करके उसमें 3 जोड़ दे रहा है। तो उसने देखा कि एक बर्तन को बनाने में जितना खर्च आ रहा था उतना ही आ जा रहा है। ठीक है, जैसे उसने मान लीजिए कि x बर्तन बनाए उस दिन, और उसने क्या किया, x का दोगुना करके उसमें जब 3 जोड़ा तो उसने पाया कि इस एक बर्तन को बनाने में उसे जितना खर्च लग रहा था वो इस संख्या के बराबर था। ठीक है, और उसने देखा कि उस दिन टोटल उसको जो खर्च लगा बनाने में वो 90 रुपए लगा है। टोटल उसमें दिया हुआ है कि टोटल बर्तन जितने भी बनाए उसको बनाने में उसे 90 रुपए खर्च लग गए। सबसे पहले मान लेंगे हम कि माना उसने उस दिन x बर्तन निर्माण किए गए थे। अगर उसने x बर्तन निर्माण किए गए थे तो उससे हम ये पता कर सकते हैं कि एक दिन में जो एक बर्तन का जो कीमत है वो कितना है। जैसे x बर्तन निर्माण की तो कीमत क्या आ रही थी, 2x + 3, और टोटल उस दिन कितना खर्चा लगा उसे बनाने में, 90। इसका मतलब हमें उसमें बताना है हमें कि बर्तनों की संख्या क्या है। तो चलिए, अगर अभी कुछ नहीं समझ में आया होगा तो हम इसे सॉल्व करेंगे और आगे तो समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि माना उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या क्या है, x है। ठीक है, माना उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या बराबर x थी। अगर बर्तनों की संख्या उस दिन x थी तो एक नग को बनाने में जो खर्च आया, प्रत्येक नग का मतलब वही होता है, इसलिए मैं सिंपल भाषा में लिख दे रहा हूं, एक नग को बनाने का खर्च, नग मतलब वही बर्तन होता है। ठीक है दोस्तों, एक नग को बनाने का खर्च बराबर क्या हो जाता है, इस संख्या का दोगुना कर दिया जाता है और उसमें 3 जोड़ दिया जाता है। तो यही एक नग को बनाने में लगे पैसे के बराबर आ जाना था, इतना ही रुपए हमें लगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग लिख देंगे प्रश्नानुसार। ठीक है, प्रश्नानुसार में क्या कहेंगे, हमने बताया कि x बर्तन उसने निर्माण किया और एक बर्तन की कीमत, एक बर्तन को मतलब बनाने में इतना खर्चा रहा है, तो टोटल उसने 90 रुपए उस दिन खर्चा किए बनाने में। तो अगर एक बर्तन को बनाने में इतना खर्च आ रहा है, कुल बर्तनों की संख्या x है, तो टोटल लगा पैसा 90 रुपए, अगर इसका इसमें गुणा कराने में तो बराबर 90 के आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए x बर्तनों का निर्माण किया, एक बर्तन को बनाने में 2x + 3 रुपए पैसे खर्च हुए और टोटल पैसा कितना खर्च हुआ, तो 90 हो जाएगा। अब इन दोनों को गुणा कराएंगे, 2x का x के साथ होगा तो 2x² हो जाएगा, x का 3 के साथ होगा तो 3x आ जाएगा, बराबर का 90। 2x² + 3x और इधर लाएंगे इसको तो माइनस का 90 बराबर का 0। ये हमें समीकरण बन गया। अब इसमें देखेंगे तो आपको कहीं भी कॉमन लेने वाली चीजें नहीं दिख रही, तो यहाँ पे 90 है, यहाँ पे 2 है। मैंने शुरू में बताया था पहले इन दोनों का हमें क्या करना पड़ेगा, गुणा कराना पड़ेगा। तो 90 का 2 से कराएंगे तो 180 आ जाएगा। कितना आएगा, 180। अब 180 का ऐसा खंड करना है कि घटाने पर 3 आ जाए और गुणा कराने पर 180 आ जाए। तो चलिए थोड़ा सा खंड करके देख लेते हैं क्या आ रहा है। 2 से काटेंगे तो 90, फिर 2 से काटेंगे तो 45, फिर यदि 3 से काट दें तो 3 कम 3 और 3 × 15, उसके बाद 3 से काटेंगे तो 3 × 15,
फिर 5 से कटेगा। अब इन्हीं की मदद से हमें बनाना है कि गुणा कराने पर 90 और घटाने पे 3 आ जाए। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं। 5 तेई 15 कर दें, अगर इन दोनों को एक साथ ले लेंगे तो 15 आ जाएगा, और 2 दूनी 4 तेई 12। 15 में से 12 घटा देंगे तो 3 आएगा, 15 और 12 का गुणा करा देंगे तो 180 के बराबर आ जाएगा। इसका मतलब हमारे खंड बने 15 और 12, तो क्या हो जाएगा 2x² प्लस, इसी को लिख देंगे 15 माइनस का 12, और ये वाला x यहाँ आ जाएगा माइनस का 90 बराबर का 0। अब देखिए 2x² प्लस, इसका करेंगे तो 15x, और यहाँ पे माइनस 12x और माइनस का 90 बराबर का 0। अब देखेंगे इधर थोड़ा मैं से इरेज कर दे रहा हूँ, उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं। चलिए यहाँ पे देखेंगे तो आपको x कॉमन नजर आ रहा होगा, तो x आप कॉमन इसमें से लेंगे तो बचेगा 2x और प्लस का 15, और यदि इसमें हम माइनस का 12 कॉमन ले लें, माइनस का क्या लेंगे कॉमन 12, तो बचेगा उस, हाँ इसमें आपको कॉमन लेना पड़ेगा, रुकिए, अगर 12 कॉमन लेते हैं तो 12 से 90 में भाग देंगे तो पूरी तरह से जाएगा नहीं, तो इसमें क्या कॉमन लेंगे 6 कॉमन ले लेते हैं, क्या लेंगे माइनस का 6, माइनस का 6 कॉमन लेंगे तो 6 से भाग देंगे जब 12 में, तो 6 दूनी 12 यानी 2x बचेगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ प्लस हो जाएगा। यदि 6 से आप 90 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 90 में यदि आप भाग देंगे 6 से तो 6 कम 6 आ जाएगा, यहाँ बचेगा 3 और 6 पंची 30, यानी बचेगा क्या 15 बराबर का 0। ठीक है, गुणनखंड आप तभी कर सकते हैं जब यहाँ और यहाँ सेम हो। ठीक है, देखिए आगे इन दोनों को एक में कर सकते हैं, 2x प्लस 15 और दूसरे में आएगा x माइनस 6 बराबर का 0। इसको भी 0 को और पुट करेंगे, 2x प्लस 15 बराबर का 0 कामा x माइनस 6 बराबर का 0। यहाँ से x की वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा, तो माइनस का 15/2 आएगा, आप लोग इधर भेजेंगे तो माइनस में जाएगा, फिर 2 में भी चला आएगा। यहाँ से यदि आप देखेंगे तो x की वैल्यू 6 आएगी। अब ये वाली जो वैल्यू है ये संभव नहीं होगी, ये वाली वैल्यू संभव नहीं है। ऐसा क्यों? पीछे वाले तो हमने देखा कि उसमें लंबाई और दूरी कभी भी माइनस में नहीं हो सकती। तो भाई साहब देखिए, x की वैल्यू जो है वो हम क्या माने थे, निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या है। बर्तनों की संख्या कभी भी माइनस में हो ही नहीं सकती, तो बर्तनों की संख्या जब माइनस में नहीं हो सकती तो आप इस वाली वैल्यू को नहीं ले सकते हैं। यदि आपको कोई वस्तु को गिनने के लिए बोलेगा तो क्या आप ऐसे गिनेंगे -1 -2 -3? हमेशा आप उसको जो प्राकृतिक संख्याएं होती है उनसे गिनना शुरू करेंगे, यानी कि वो धनात्मक ही आएगा, हमेशा प्लस में आएगा, इसलिए ये वैल्यू तो संभव नहीं है। तो हमसे क्या क्या पूछ रहा था, बर्तनों की संख्या पूछ रहा था और एक नग का निर्माण करने में जो खर्च आया था वो पूछ रहा था। तो आप यहाँ देखिए नीचे में लिख दे रहा हूं, बर्तनों की संख्या बराबर बर्तनों की संख्या बराबर, बर्तनों की संख्या हमने x माना था और x की वैल्यू क्या आ गई 6। प्रत्येक नग की लागत, प्रत्येक नग की लागत या निर्माण खर्च जो भी कह सकते हो, यह है 2x प्लस 3, 2x की जगह 6 प्लस 3, 6 दूनी 12 और 3 अगर जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 15। यानी कि उस दिन उसने 6 बर्तन निर्माण किए थे और एक बर्तन को बनाने में उसको खर्च आ रहा था वो 15 आ रहा था। टोटल खर्च पहले ही बताया था कि 90 आ रहा था, कि 15 का 6 से आप गुणा कराएंगे तो 15 6 का 90 आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये था हमारा प्रश्नावली 4.2 के सारे क्वेश्चनों का सोल्यूशन। अगले वीडियो में हम लोग लेकर आएंगे अपने अगले प्रश्नावली के क्वेश्चनों को। तो तब तक के लिए बस इतना ही, पढ़ाई करते रहें।